Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanitha. I am presenting here again with another important topic of Contact Act. लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने बेयर प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशंस जो है कवर करवा दी थी, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि मैडम जो ये डेफिनेशंस हैं इनको थोड़ा सा आप डिटेल में करवाइए जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और बाकी कंसेप्ट चाहे आप कैसे भी बेयर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फ्रेश कोर्स के अकॉर्डिंग करवा दीजिए। तो आज हम जो है जो लेक्चर है हमारा 2-3 दिन अब लेक्चर जो है डेफिनेशंस पर चलेगा, और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो हम एक्सेप्टेंस पे अच्छे से कवर कर लेंगे जिससे किसी प्रकार का फर्दर कोई डाउट ना रहे और आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिक जो है एसेंशियल कंडीशंस जो है वो आपको समझने में कोई समस्या ना आए। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर आप बेयर एक्ट देखते हो तो सेक्शन 2B क्या कहता है, वन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड साइनिफाइज द असेंट देयर टू। वन द पर्सन मतलब कोई भी एक व्यक्ति, टू होम द प्रपोजल जिसके पास प्रपोजल आया, मान लो मैं हूँ, मेरे पास किसी ने प्रपोजल भेजा, इज मेड साइनिफाइज, साइनिफाइज का मतलब कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब आंसर देना, द असेंट देयर टू, और उसी प्रपोजल के संदर्भ में असेंट मतलब सहमति देना। मान लो एक प्रपोजल मेरे पास आया किसी का कि क्या आपने मेरी जो गाड़ी है वो परचेज़ करनी है, मैंने उसका जवाब दे दिया, असेंट दे दी, सहमति दे दी कि हाँ मुझे आपकी गाड़ी परचेज़ करनी है, तो उस मामले में उस प्रपोजल को ये माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट किया जा चुका है, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर कोई भी प्रपोजल, मान लो सेक्शन 2B के तहत अगर कोई प्रपोजल आ जाता है, सॉरी 2B के तहत जब प्रपोजल किसी के पास आ गया और वो जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और जब एग्रीमेंट और प्रॉमिस हो जाएगा तो वो क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट और वो जो है प्रपोजल और प्रॉमिस हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक एग्रीमेंट बन जाएगा। तो यही डेफिनेशन जो है 2B बताती है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है इसके आगे क्या क्या एसेंशियल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इज मेड, जैसे कि इस बेयर लैंग्वेज में दिया हुआ है व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, तो इसका मतलब प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। मान लो किसी ने मेरे पास प्रपोजल भेजा, या तो मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ या मेरा कोई एजेंट जो मैंने एक ऑथराइज कर रखा है वो व्यक्ति एजेंट जो है दे सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है। तो टू होम द प्रपोजल इज मेड का मतलब है कि द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, की प्रपोजल जो है उस व्यक्ति द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाएगा जिसके लिए वो बना था। अगर कोई स्पेसिफिक प्रपोजल है जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए बना था या उसके ऑथराइज व्यक्ति के लिए बना था, तो ये माना जाएगा कि वो जो प्रपोजल है उसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रपोजल है वो मान लो पूरी सोसाइटी एंड लार्ज के लिए बना हुआ है, किसी जनरल ऑफर है, मान लो ऑक्शन सेल लगी है, ऑक्शन वगैरह होती है, उसमें क्या है कि एक नोटिस जारी किया जाता है, वो जनरल पब्लिक के लिए किया जाता है, तो वो प्रपोजल जो है वो जनरल पब्लिक के लिए होगा, तो उस टाइम में ये इश्यू नहीं आएगा। उस टाइम में जो फुल कंडीशंस फुलफिल करेगा उसी को ही माना जाएगा। अभी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी, ए ने जो है बी को प्रपोजल दिया कि वो अपनी कार बेच रहा है, बी जो है या उसका जो ऑथराइज एजेंट है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकते हैं उस प्रपोजल को। सी हु ओवर हियर, सी जो है उनकी आपस में बातें सुन लेता है और बाद में वो चाहता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, कार खरीद ले, तो वो जो है प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो प्रपोजल सिर्फ जो है ए ने बी के लिए ही बनाया था। इसी तरीके से सपोज कर लो एक प्रपोजल है जो मेड टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने के लिए है, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर, वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जा सकता है, हु हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है। इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी अदर पर्सन, ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये होता है प्रपोजल। अगला अगर हम देखें कि पहला पॉइंट तो ये था कि प्रपोजल जो है उसी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा जिसको वो दिया गया था। प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। अब बात आती है सेकंड की, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑथराइज। एक्सेप्टेंस है वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए। ऑथराइज का मतलब है कि उसको अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे इसमें एक लैंडमार्क केस है पावल वर्सेस ली। ये केस में क्या हुआ था, इन दिस केस अ पर्सन अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए हेडमास्टर, एक व्यक्ति ने हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। सिलेक्शन कमेटी जो है एक सूटेबल कैंडिडेट उनको मिल गया। कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि उसमें ये रेकमेंड किया था कि उसका नेम उसमें है जिसने हेडमास्टर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ये मैसेज जो अभी तक कम्युनिकेट नहीं हुआ, ये मैसेज जो अभी तक उस अप्लीकेंट के पास पहुंचा नहीं, बट एक कोई सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था, उसने बात जो वहाँ से लीक कर दी। हु वॉज नॉट ऑथराइज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, जिसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की। जो अप्लीकेशन गई है वो क्या है, एक प्रपोजल ही तो है। फिर कहता है कि लेटर द मैनेजर कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मैनेजर ने क्या किया, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया।
कैंडिडेट ने एक सूट फाइल किया कि जो मैनेजर जो कमेटी का है उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का और उसके प्रपोजल को जो एक्सेप्ट किया जा चुका था। तो इसमें कोर्ट ने ये बात कही दैट देयर वाज नो कॉन्टैक्ट, कि वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट तो था नहीं। अगर पहले से कोई कॉन्टैक्ट हो जाता है तो मान लो ये कह सकते हैं कि वो कॉन्टैक्ट जो है उसको दिया गया था, उसके पहले कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया देयर मस्ट बी नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कॉन्टैक्टिंग पार्टी इन सम वे, की नोटिस आना चाहिए था जो पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। अगर नोटिस नहीं आया तो उस मामले में ये माना जाएगा कि इन्फॉर्मेशन बाय अनऑथराइज पर्सन, जो अनऑथराइज पर्सन है उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इनसफिशिएंट है ओवर हियरिंग फ्रॉम बिहाइंड द डोर। ये तो ये हुआ ना कि किसी दूसरे बंदे ने चुगली कर दी हो, ओवर हियरिंग की हो, तो इस मामले में उसको कोई भी जो है कह सकते हो कि किसी प्रकार की फैसिलिटी जो सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई, कोई भी उसे जो है रिलीफ नहीं दिया गया। अगला पॉइंट कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी साइनिफाइड। साइनिफाइड का मतलब होता है कि अगर मान लो एक्सेप्टेंस आया है ऑफर के द्वारा, जिसने ऑफर किया था, और वो कम्युनिकेट किया गया है, साइनिफाइड का मतलब कम्युनिकेशन किया गया है। अगर हम लास्ट फ्रेज देखें ना, अगर आप सेक्शन 3 निकालते हो उसका जो लास्ट फ्रेज वो वर्ड ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, न कि सब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए न कि सब्जेक्ट के लिए। तो अभी हम सेक्शन 3 का जो है बेयर लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन क्या है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकती है। बेयर लैंग्वेज देखिए आप इसकी। फिर बात आता है एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। सेक्शन 3 बात करता है कम्युनिकेशन कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया और या फिर उस प्रपोजल को रिवोक कर दिया और कैंसिल कर दिया। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली, अगर इनको देखें, डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट। तो कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है, एक्सेप्टेंस किस तरीके से हो सकता है, डीम टू बाय एनी एक्ट और ओमिशन, किसी एक्ट के द्वारा या किसी ने कोई एक्ट कर दिया उसके द्वारा हो सकता है, या किसी ने एक्ट नहीं किया उसके द्वारा हो सकता है। या मान लो द पार्टी प्रपोज, जिस पार्टी ने प्रपोज किया उसके अगेंस्ट मान लो जवाब देना है, कम्युनिकेशन करना है, तो या तो एक्ट करेगा वो या एक्ट नहीं करेगा। एक्सेप्टिंग कर देगा, अगर एक्सेप्ट करेगा तो एक्ट कर रहा है, रिवोकिंग मतलब कैंसिल कर रहा है, बाय विच द इंटेंट्स टू कम्युनिकेट, फिर भी उसकी जो है इंटेंशन उसमें है कि वो कम्युनिकेट करेगा प्रपोजल का, चाहे तो वो उसे एक्सेप्ट करे चाहे वो उसे रिवोक करे। और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, ये मैंने दोबारा इसलिए लाइन मेंशन की है कि ये अंडरलाइन में है। इसका मतलब ये है कि विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो। तो कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर एक ऑफर है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये माना जाता है कि वो एक्सेप्टेंस है जो वो कम्युनिकेट हो चुकी है। द कम्युनिकेशन जो है इस मामले में एक्सेप्टेंस है वो थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं होनी चाहिए, जो कॉन्टेक्ट में किसी प्रकार की उसकी लाइबिलिटी भी राइज नहीं होती। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। फिर मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशिएंट, मान लो किसी ने मन में ही सोच लिया कि हाँ हाँ मैंने तो वो एक्सेप्टेंस करनी है और वो कर नहीं पाता, तो वो भी कोई वैल्यू नहीं रखता। ये केस है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। इन दिस केस द प्लेंटिफ ने ऑर्डर किया है लेटर फॉर द परचेज ऑफ हिज नेफ्यूज हॉर्स, कि उसे जो है अपने भतीजे का घोड़ा खरीदना, उसके लिए एक लेटर डाल दिया। द लेटर सेड, लेटर ने ये बात कही, इफ आई हेयर नो मोर अबाउट द हॉर्स आई कंसिडर द हॉर्स माइन, इतने पाउंड की रेट की बात कर दी, जो दूसरा देश है वहाँ पर डॉलर पाउंड वगैरह चलते हैं कि इतने में वो हॉर्स मेरा हो जाएगा। टू दिस लेटर, इस लेटर में उसके नेफ्यू ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। फिर भी ही टोल्ड द डिफेंडेंट, उसने डिफेंडेंट को ये बात कह दी कि जो ऑक्शनियर, ऑक्सीजन का मकसद वो उसकी ऑक्शन कर रहा है, सेल कर रहा है, नॉट टू सेल द हाउस, की उस हाउस को सेल नहीं करेगा, ऑलरेडी सोल्ड टू इज अंकल, की ये पहले से ही उसके अंकल को सोल्ड हो चुका है। द ऑक्शनियर बाय मिस्टेक पुट अप द हॉर्स फॉर ऑक्शन, और ऑक्शनियर ने क्या किया, ऑक्शन में लगा दिया था घोड़े को, लेकिन उसने ऑक्शन में मैसेज कर दिया था कि उसके नेफ्यू ने अंकल के नेफ्यू ने मैसेज कर दिया कि मैंने घोड़ा अपने अंकल को दे दिया है। अंकल ने इस मामले में फिर क्या हुआ कि ऑक्शनियर ने, जो ऑक्शन करने वाला मिस्टेक से उसको सेल कर दिया। अंकल ने एक सूट फाइल किया इस ग्राउंड पे कि जो कॉन्टेक्ट किया गया था द हॉर्स बिकम, हॉर्स जो उसकी प्रॉपर्टी बन गई है, जो सेल किया गया डिफेंडेंट के बाद अनऑथराइज है, एंड द सेल अमाउंटेड टू कन्वर्जन, जो सेल है उसको वापस बदलना चाहिए। हाउएवर द एक्शन फेल, एक्शन फेल हो गया, क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि अंकल ने प्रपोजल दिया, नेफ्यू ने एक्सेप्ट तो किया नहीं, उसका कोई आंसर नहीं दिया, कम्युनिकेट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया बट कम्युनिकेट नहीं किया, और ऑक्शनियर के थ्रू वो सेल हो गया। तो कोर्ट ने ये बात कही देयर वॉज नो कम्युनिकेशन, यहाँ किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं था एक्सेप्टेंस में, इट वॉज मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस था, उसने मन में एक्सेप्टेंस कर लिया था कि हाँ मैंने अंकल को ये घोड़ा देना है, बट अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको कोई एक्सेप्टेंस
नहीं माना गया। इसके बाद इसके रिगार्डिंग जो है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया का केस है 1996 का। ये केस जो है एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स से रिलेटेड भी है, तो माइंड में रखना आप। इसमें जस्टिस शाह थे, उन्होंने ये बात कही कि एन एग्रीमेंट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम ए मेंटल स्टेट से नहीं होगा। इंटेंट टू एक्सेप्ट एन ऑफर और इवन अ मेंटल रिजॉल्व टू एक्सेप्ट द ऑफर डज नॉट गिव राइज। अगर मेंटल एक्सेप्टेंस है उसकी कोई वैल्यू यहाँ राइज नहीं होती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन भी, एक्सटर्नल कुल वर्क करना पड़ेगा। इसमें ये इंटेंशन शो करनी पड़ेगी, या तो बोलकर या लिखकर या दूसरे एक्ट से कि उन्होंने जो है कम्युनिकेट कर दिया और एक्सेप्टेंस हो गई है। द ऑफर में हाउएवर इंडिकेट द मोड ऑफ कम्युनिकेट। ऑफर जो है सिर्फ ये बताता है कि किस मोड में वो कम्युनिकेट किया गया है। एक्सेप्टेंस या तो एक्सप्रेसली हो सकता है या इम्प्लाइडली हो सकता है, या तो आप लिखित तौर में दे सकते हो या इम्प्लीकेशन दे सकते हो, क्योंकि इंडियन और इंग्लिश लॉ दोनों में इसकी वैल्यू मानी गई है। अब बात आती है मैनर का कैसा होगा, किस तरीके से हमें एक्सेप्टेंस को है जो करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेट आप किस तरीके से करोगे, वो कहाँ डिस्क्राइब किया गया, वो सेक्शन 7 में डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 7 को निकाल लीजिए बेयर एक्ट से। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस। द एक्सेप्टेंस किस प्रकार होना चाहिए, ये तो पहले हम कर ही चुके हैं। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट का बेयर एक्ट में करवा रही हूँ मैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन अरेज ही ना हो। अनक्वालिफाइड भी एब्सोल्यूट का एक तरीके से परमानेंटली बोल सकते हो। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल, जिसमें काउंटर ऑफर वगैरह किए जाते हैं। तो मैनर क्या होगा, उस सेक्शन 7 का क्लोज 2 देख लेते हैं। एक्सेप्टेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। यूजुअल का मतलब है रूटीन में जो मैनर यूज किया जाता है। रीजनेबल उचित मैनर होना चाहिए। अनलेस द प्रपोजल प्रोस्क्राइब, जब तक कि प्रपोजल, मान लो मैंने एक प्रपोजल भेज दिया, उसमें मैंने यही बात की कि आपका जो एक्सेप्टेंस है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल के थ्रू होनी चाहिए, तो वहाँ पर ईमेल के थ्रू ही होगा। लेकिन अगर प्रपोजल में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया गया, प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, तो इट इज टू बी एक्सेप्टेड, कैसे भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब ए मैनर, अगर प्रपोजल एक मैनर प्रिस्क्राइब कर देता है कैसे एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं होता, तो प्रपोजल को जो रीजनेबल टाइम में कम्युनिकेट नहीं माना जाएगा। और शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड नॉट अदरवाइज, कि उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगा। बट इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर वो नहीं करता, ये एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, अगर वो मैनर में भी मैसेज नहीं करता तो ये माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस हो चुकी है। जो ये जो सेकंड क्लॉज है इसमें एक ड्यूटी बन जाती है। किसकी ड्यूटी बन जाती है, ऑफरर की। ऑफरर का मतलब जो ऑफर कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, कि वो ऐसे एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करे रीजनेबल टाइम में या जो है ना करे। अगर मान लो मैंने किसी को कहा कि आप मेल के थ्रू भेजिए, लेकिन उसने बाय पोस्ट भेज दिया और मेरे पास पहुंच गया, और मैंने अब आगे उसको जो रिवोक भी नहीं करा या रिजेक्ट भी नहीं करा, तो यही माना जाएगा कि वो मेरी फ्री विल से था और वो एक्सेप्ट समझा जाएगा। यही बात 7 का क्लोज 2 कहता है। 7 का क्लोज 2 और भी बताता है, वन अ मैनर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, जब प्रपोजल ने एक मैनर दे दिया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो एक्सेप्टर ने उसको इग्नोर कर दिया। फिर इंडिया के अंदर सेक्शन 7 का क्लोज 2 क्लियरली ये बात कहता है कि द प्रपोजल में इंसिस्ट, प्रपोजर जो है जिसने प्रपोजल भेजा है, ऑफरर जिसे कह सकते हो, वो इंसिस्ट कर सकता है रीजनेबल टाइम में कि वो एक्सेप्टेंस जो है प्रिस्क्राइब मैनर में हो। अगर वो इस बात के लिए मजबूर नहीं करता कि किसी मैनर में हो, तो ये माना जाएगा कि जो एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन प्रिस्क्राइब मैनर है, तो प्रपोजल विल बी बाउंड, प्रपोजर जो होगा बाउंड हो जाएगा, उसे हर हाल में उस मैनर में भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश लॉ में देखें तो देयर इज नो सच प्रोविजन दैट, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि ऑफरर कैन इंसिस्ट, यहाँ पर ऑफर जो है प्रपोजर जो इंसिस्ट करेगा कि आपको ये काम करना है। इट हैज़ बीन लेफ्ट अपन द कोर्ट, ये सिर्फ कोर्ट पर ही मैटर डिसाइड होता है। ये बात आ रही है इंग्लिश लॉ की, कोर्ट टू डिसाइड व्हाट हैज़ बीन एक्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ डेविएशन की उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंडियन लॉ जो है इंग्लिश लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब सेक्शन 7 का क्लोज 1 क्या कहता है, सेक्शन 7 का क्लोज 1 कहता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल, प्रपोजल को प्रॉमिस में बदलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब जिस फॉर्म में वो आया है उसी फॉर्म में एक्सेप्ट होना चाहिए और किसी प्रकार की कंडीशन उस पर इन्वॉल्व ना हो। दिस हैज़ बिन कॉल्ड बाय मुल्ला, मुल्ला ने इस चीज़ को मिरर रूल बोला है। मुल्ला जो है बहुत अच्छे कमेंटेटर है, बहुत फेमस है, और उन्होंने इस चीज़ को मिरर रूल बोला है। मिरर क्या होता है, मिरर रूल का मतलब है कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो अगर हमारे फेस पे कुछ लगा हुआ है
तो हमें आईने में भी वो दिखेगा। तो जिस तरीके से हम हैं उसी तरीके से हम आईने में शो होते हैं। इसी तरीके से जो प्रपोजल हमें मिला है वो प्रपोजल उसी फॉर्म में उसी तरीके से उसी कंडीशन के साथ ही पेश किया जाना चाहिए। एक्सेप्टेंस का हेयर मतलब यहाँ पर क्या मतलब लेके चलेंगे। एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टेंस शुड नॉट कंटेन एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होगी जो फुलफिल करना है कंक्लूड होने से पहले। इसमें सिंपल वर्ड में माई एक्सेप्टेंस इज देयर इफ द कंडीशन फुलफिल, अगर ऐसा कुछ है कि माई एक्सेप्टेंस इज देयर, अगर मेरी एक्सेप्टेंस तभी होगी जब कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो एक्सेप्टेंस को कंप्लीट समझा जाएगा। अगर कोई कंडीशन लगा दी गई है अलग से, वैसे कंडीशनल नहीं होगा लेकिन अलग से कोई कंडीशन है, उस मामले में एक्सेप्टेंस की वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो फाइनल माना जाएगा। अगला है एक्सेप्टेंस शुड नॉट कंटेन एनी इफ और बट की ऐसी कोई टर्म उसमें नहीं होनी चाहिए। इफ इट इज, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो नो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। मेयर इंक्वायरी, अगर किसी चीज़ की आप सिर्फ इंक्वायरी करते हो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। सिमिलरली प्रोविजनल एक्सेप्टेंस क्या होता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एक्सेप्टेंस इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के तरफ से एक एक्सेप्टेंस की गई और उसकी कंफर्मेशन चीफ कमिश्नर ने दे दी गई, इसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ये क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। इफ एन एक्सेप्टेंस कैरीज ए कंडीशन सब्सिक्वेंट, अगर एक्सेप्टेंस ये कहता है कि अगर आप ये कंडीशन बाद में फुलफिल करते हो तो ये एब्सोल्यूट एब्सेंट जो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट जो है अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ और उसे फर्दर कंक्लूजन तभी हो पाएगा जब अगर उसकी कुछ कंडीशन है उसके ऊपर कुछ एक्ट करना है वो कंप्लीट होगा, और वो भी एक लिमिटेड टाइम में। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये बात कही कि मुझे 50 जो पैकेट्स हैं वो चीनी के चाहिए और एक्सेप्ट कर लिया गया शॉपकीपर के द्वारा, लेकिन शॉपकीपर अब ये कहता है कि ये तो मैं तभी दे पाऊंगा जब इसका फर्दर सब्सिक्वेंट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, मतलब इसकी अच्छे से पैकेजिंग हो जाएगी, जो सेल ऑफ गुड्स में हम करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो वो जो है लिमिटेड टाइम के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता, तो उस चीज़ के लिए ये इसको रखा गया कि वो भी कंडीशन सब्सिक्वेंट अगर है तो वो भी फुलफिल होनी चाहिए। असेंट शुड बी साइनिफाइड टू प्रपोजल देयर टू, इसका मतलब क्या है कि जो असेंट है, जो सहमति है, वो प्रपोजल के साइनिफाई होनी चाहिए। साइनिफाइड को कम्युनिकेट कहते हैं। तो जो कंडीशंस दी गई है, जो मिरर रूल है, उसी को ही फॉलो किया जाना चाहिए। लालमन शुक्ला का केस था, इसमें क्या था कि एक जनरल ऑफर निकाला गया कि किसी का बेटा गुम हो जाता है तो उस बेटे को जो लेके आएगा उसके लिए जो ऑफर था, लेकिन वो बेटा जो है उसका नौकर लेके आता है। अब नौकर उसको लेके आता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसने कम्युनिकेट तो किया ही नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं माना गया, तो क्योंकि उसको तो पता नहीं था, वैसे ही वो लेके आया था। इस बार हेल्थ दैट ये कहा गया कि जो एम्प्लॉय जो नौकर था उसको नॉलेज ही नहीं थी कि कोई प्रपोजल ऐसा आया है कि अगर वो बच्चे को ला के दोगे तो कुछ पेमेंट मिलेगी, तो इस मामले में इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाई हो सकता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। व्हेन द पार्टी टू होम प्रपोजल इज मेड, जैसी पार्टी जिसको प्रपोजल दिया गया है अगर वो अपनी सहमति देता है अपने शब्दों से या लिख कर, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कंडीशन, वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस में भी कंडक्ट से भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए कंडक्ट से कैसे होगा। एग्जाम्पल है, पर्सन ने दूसरे को कहा लड्डू बेचने के लिए 10 रुपये में, दूसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा पर उस लड्डू को खा गया, तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है जो पार्टीज के बीच में हुआ। ये सेक्शन 9 जो है इस रूल को कंफर्म करता है, तो आप सेक्शन 9 को भी एक बार रीड कर लीजिए। वेयर एक्ट से कीजिए, ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के लिए किसी प्रॉमिस के लिए जो वर्ड्स में आप दे रहे हो, प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, जो प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस फॉर्म में होना चाहिए। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड, की जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस बना हुआ है, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, वो वर्ड्स में होना चाहिए। द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, वो प्रॉमिस जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फॉर्म दोनों में हो सकता है। ये डील करता है सेक्शन 9 जो है बेयर एक्ट का है। इसके लिए केस भी है कि इम्पोर्टेंट, वो मैं नोट कर रही हूँ, आप नोट कर लेना, मैंने मेंशन नहीं किया। वो इसमें केस है अपटन रूरल, ये मैं मोबाइल से कर रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत है, आप इसको समझिए। डिस्ट्रिक्ट, अपन रूरल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस इसके अंदर है पावल, POWELL।
तो ये तो हो गया हमारा आज का केस। इसके अलावा कुछ केस और है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। फिर मैं इसको रब कर देती हूँ पेज को। टाइम लग रहा है। चलो इसको कहीं और नोट करवाती हूँ मैं आपको केस। यहाँ नोट करवा देती हूँ। एक केस और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है। हाउस होल्ड फायर। ये केस जो है मैं आपको ऐसा करती हूँ नेक्स्ट क्लास में टाइप करके ही बता देती हूँ। और अदरवाइज जब मैं एक लास्ट में जब सिलेबस कवर हो जाएगा फिर मैं आपको एक केस की लिस्ट बना के PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप उससे जो है अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। उसमें सारे केसेस होंगे। एक्सेप्टेंस के रिलेटेड कितने केसेस हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड कितने हैं, अलग अलग टाइप से मैं उन सारों को कवर अप करवा दूंगी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू शेयर द वीडियो, जिससे क्या है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको भी कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और जो है आप चाहते हो कि फर्दर भी आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Have a nice